हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। सो दोस्तों, आज है हमारा क्लास का सेकंड लेक्चर जो कि सीरीज़ रहने वाला है हमारा एम्स सीआरई प्रिपरेशन। तो जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं वो एम्स सीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटमी के ऊपर पढ़ा था हमने 30 क्वेश्चन, और आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन फिजिक्स पे। ठीक है, तो रेडिएशन फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने वाले, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि द एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसने डिस्कवर्ड किया था? ओके, तो एम्स 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मैरी क्वेरी, ऑप्शन बी है विलियम कॉन्ड्रेड रॉन्जन, ऑप्शन सी थॉमस एडिशन, या ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विलियम कॉन्ड्रेड रॉन्जन ने ही एक्सरे की डिस्कवरी की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ रेडियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ रेडियोलॉजी, तो वो कौन है? हमारे विलियम कॉन्ड्रेड रॉन्जन ही हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है एक्सरे वर डिस्कवर्ड इन विच ईयर, मतलब कौन से साल में एक्सरे को डिस्कवरी की गई थी, कौन से ईयर में एक्सरे की खोज की गई थी? ESIC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1890, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900, या ऑप्शन डी 1905। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1895। तो 1895 में क्या हुआ था? एक्सरे की डिस्कवरी की गई थी, जो किसने किया था? विलियम कॉन्ड्रेड रॉन्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि एक्सरेज आर द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए बोल रहा है साउंड वेव्स, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या ऑप्शन डी मैकेनिकल वेव्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारी एक्सरेज। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड्स जो होता है हम अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वेव्स का यूज़ नहीं होता हमारा एक्सरेज में। सो एक्सरेज आर क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द टारगेट मटेरियल इन कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब इज, जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है उसमें क्या होता है? एक तरफ से होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड। ठीक है, तो ये जो टारगेट मटेरियल होता है इसको कहते हैं हम क्या? टारगेट। तो टारगेट मटेरियल जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? कॉपर का, टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का, या लेड का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन से ही हमारा जो टारगेट है या फिलामेंट है ये दोनों ही बने हुए होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है द कैथोड इन एन एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। तो कैथोड है, ये जो भी हमने देखा था ये क्या था? हमारा एनोड। ठीक है, और ये क्या है? कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। तो कैथोड किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो इसका अभी मैंने आंसर बताया, इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या है? टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं वैसे सारे क्या है। ऑप्शन बोल रहा है हमारा कि ऑप्शंस हमारा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन फिलामेंट, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी रेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू एक्सरे इन एक्सरे ट्यूब। तो जो एक्सरे ट्यूब जो होती है, जैसे ये क्या है? हमारा कैथोड है, सॉरी एनोड है, और ये हमारा कैथोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से टकराते हैं और क्या होता है? इधर से हमारी एक्सरेज जनरेट होती हैं। तो बोल रहा है कितने परसेंट में हमारी एक्सरे ट्यूब में कितने परसेंट हमारी एक्सरेज जनरेट होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 99% एक्स रे जनरेट होती है, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 1% या ऑप्शन डी 10%। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1% जो होती है हमारी कन्वर्ट होती है एक्सरेज में, बाकी सारी 99% जो होती है वो हमारी हीट में कन्वर्ट होती है, हमारी जितनी भी होती है रेडिएशन। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1%। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी होती है एक्सरे बीम की, वो किससे कंट्रोल्ड होती है? एमए, केवी, टाइम या डिस्टेंस? सो राइट आंसर इज हमारी केवीपी। ठीक है, केवीपी जो होता है उससे हमारा एक्सरे जो होता है कि क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, केवीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बीम इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था क्वालिटी, अब यहाँ पे बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बीम इज कंट्रोल्ड बाय। ये जिपमर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वांटिटी यानी कि अमाउंट ऑफ एक्सरेज किससे कंट्रोल होता है? ऑप्शन नंबर ए केवीपी, ऑप्शन बी एमएएस, ऑप्शन से फिल्ट्रेशन या ऑप्शन डी कॉलिमेशन। सो राइट आंसर इज क्या है? ऑप्शन नंबर बी एमएएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एमएएस, एमएएस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एब्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियर फील्ड, जो कि गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर फील्ड में यानी कि न्यूक्लियस से आके टकराता है तब एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम। ये बोल रहा है कि जो इनर शेल, जैसे ये के शेल है, के शेल के इलेक्ट्रॉन से आके बाहर वाली इलेक्ट्रॉन टारगेट करती है तब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द टारगेट विदाउट इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन टारगेट के इलेक्ट्रॉन से बिना ही इंटरेक्शन के निकल जाते हैं। ये ऑप्शन डी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आउटर शेल से इंटरेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये हमेशा ध्यान रहे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं वो हमेशा के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करते हैं। वो क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड के शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे टकराएगा और ये जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो जब ये जगह खाली हो जाएगी उसके बाद यहाँ से प्रोड्यूस होगा क्या? ये मतलब आउटर मोस्ट की जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आके इस जगह को घेर लेता है और यहाँ से क्या निकलती है? एनर्जी, जो कि एक्सरेज के रूप में निकलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है ब्रामस्टेलिंग रेडिएशन इज ऑल्सो नॉन एज। ब्रामस्टेलिंग रेडिएशन को क्या और कौन सा दूसरा नाम है ब्रामस्टेलिंग रेडिएशन का? ऑप्शन ए बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन, ऑप्शन डी बोल रहा है ब्रैकिंग रेडिएशन, ऑप्शन सी स्कैटर रेडिएशन या ऑप्शन डी सेकेंडरी रेडिएशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो बार्किंग रेडिएशन भी कहा जाता है ब्रेकिंग रेडिएशन ब्रामस्टेलिंग रेडिएशंस को। याद रखने का तरीका ये है, बी से ब्रामस्टेलिंग रेडिएशन, बी से ब्रैकिंग रेडिएशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है द इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सरे ट्यूब। ओके, सो ये हमारा क्या है? इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ऑप्शन ये बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये गलत है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो देखिए ये दोनों में क्या हो गया? ये बता दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा और यहाँ पे स्क्वायर इन्होंने लगा दिया। तो राइट ऑप्शन ये है, ये भी गलत है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है द हील इफेक्ट एसोसिएटेड विद, हील इफेक्ट क्या होता है, एनॉड हील इफेक्ट जिसको कहा जाता है वो किससे एसोसिएट रहता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कैथोड, ऑप्शन बी बोल रहा है एनॉड साइड, ऑप्शन डी बोथ साइड इक्वली होता है, ऑप्शन डी बोल रहा है नाइदर साइड, मतलब किसी साइड नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो एनॉड हील इफेक्ट हमेशा कहाँ मिलेगा, एनॉड की साइड पे ही मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है इन द हील इफेक्ट, यानी कि एनॉड हील इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे ग्रेटर ऑन विच साइड। जैसे कि हमारी एक्सरे ट्यूब है, यहाँ क्या है, यहाँ हमारा एनॉड है और यहाँ क्या है हमारा फिलामेंट जिसको हम कैथोड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। तो बोल रहा है कि जो एनॉड हील इफेक्ट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं टकराते और यहाँ से क्या निकलता है, एक्सरेज निकलते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है एनॉड हील इफेक्ट में जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है। तो देखिए एनॉड हील इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बनाया है, एक बार अच्छे से समझा देते हैं एनॉड हील इफेक्ट क्या होता है। ये हमारा एनॉड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ टकराते हैं। अब क्या होता है, टकराने की वजह से यहाँ से क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस साइड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके टकराता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आके टकराता है यहाँ पे और जो एक्सरेज निकलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनॉड में। तो इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है, और लेकिन कैथोड की तरफ इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐसे यहाँ एनॉड कैथोड की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और एनॉड की तरफ काफ़ी कम होती है। ये हमारी एक्सरेज हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एनॉड हिल इफेक्ट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनॉड हिल इफेक्ट में एक्सरेज की इंटेंसिटी किधर ज़्यादा होती है, एनॉड के साइड होती है, कैथोड के साइड होती है। तो राइट आंसर इज कैथोड साइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कैथोड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है द रोटेटिंग एनोड इन एन एक्सरे ट्यूब रोटेट्स अप्रॉक्सीमेटली। हमारे एनोड दो तरीके के होता है, एक होता है स्टेशनरी एनोड होता है, ठीक है, स्टेशनरी, और दूसरा क्या होता है, रोटेटिंग एनोड होता है। तो रोटेटिंग एनोड घूमता है, ठीक है, तो वो जो घूमता है, रोटेट करता है, वो पूछ रहा है कितना बार रोटेट करता है, रोटेटिंग एनोड कितनी बार रोटेट करता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 100 RPM, RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, 3000 टू, सॉरी पहला ऑप्शन है 1000 RPM, सेकेंड ऑप्शन 3000 टू 10,000 RPM, सी है 100 RPM, या डी है 50,000 RPM। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3000 टू 10,000 RPM होता है रोटेटिंग एनोड की रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है द पर्पस ऑफ द एडिड फिल्टरेशन इन एक्सरे ट्यूब इज टू। तो जो एक्सरे ट्यूब है, मान लीजिए एक्सरे ट्यूब है ना, ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से एक्सरे निकल रहा होता है, यहाँ टकराने के बाद एक्सरे निकलता है। तो ना यहाँ पे क्या होता है, एक्सरे ट्यूब में यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगाते हैं, एडिड फिल्ट्रेशन लगाते हैं, ताकि यहाँ से एक्सरे, मतलब यहाँ पे एनोड है और यहाँ से एक्सरे बाहर निकल सके। तो एडिड फिल्ट्रेशन क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज, रिमूव द लो एनर्जी फोटोन फ्रॉम द बीम, या सी बोल रहा है इंक्रीज द पेशेंट डोज, या डी बोल रहा है डिक्रीज द केवीपी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिमूव द लो एनर्जी फोटोन फ्रॉम द बीम। तो जितने भी लो एनर्जी के फोटोन्स होते हैं वो ये एडिड फिल्ट्रेशन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही रह जाते हैं और हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहे द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फिल्टर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो फिल्टर किस चीज़ का बना हुआ होता है रेडियोलॉजी में। ऑप्शन ए बोल रहा है लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर या टिन। सो राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से हमारा क्या बना रहता है, फिल्टरेशन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है द मिनिमम टोटल फिल्टरेशन फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन ऑपरेटिंग एट 70 kVp इज। तो जो हमारा एम्स 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जो मिनिमम फिल्ट्रेशन होता है ना हमारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, वो हमारा कितना होता है, मतलब कितने 70 kVp पे ऑपरेट होता है, वो कितना फिल्ट्रेशन करता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1 mm एल्यूमिनियम,
ऑप्शन बी 1.5 mm एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी 2.5 mm एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी 3.5 mm एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2.5 mm एल्यूमिनियम पे 70 kVp मशीन ऑपरेट होती है ताकि वहाँ पे फिल्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो राइट आंसर इज 2.5 mm ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है द यूनिट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। तो एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या होती है? एब्जॉर्ब डोज क्या होता है? एब्जॉर्ब डोज होता है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी, या किसी कोई भी एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन उसको हम एब्जॉर्ब डोज बोलते हैं। तो उसकी यूनिट क्या है? ऑप्शन ए रोंटगन, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी सीवर्ट, ऑप्शन डी क्यूरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रे इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, तो ये सारे बच्चे याद रखें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है द ऐसे यूनिट ऑफ द रेडिएशन इक्विवेलेंट डोज। सो रेडिएशन इक्विवेलेंट डोज की ऐसे यूनिट क्या होती है? रेड, रैम, सीवर्ट या ग्रे? सो राइट आंसर इज सीवर्ट। सीवर्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द रेडिएशन इक्विवेलेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, एम्स 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बोला द यूनिट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर की यूनिट क्या होती है? ग्रे, सीवर्ट, रोंटगन पर कूलम पर किलोग्राम या बैकवायरल? तो राइट आंसर इज द रोंटगन। रोंटगन बोलो या कूलम पर किलोग्राम बोलो, ये दोनों ही एक्सपोजर की यूनिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन एसआई सिस्टम इज। तो यानी कि ऐसे सिस्टम में ऐसे यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी की? क्वेरी, बैकवायरल, ग्रे या सीवर्ट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैकवायरल इज द यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो राइट आंसर बैकवायरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 ग्रे इज इक्वल टू, एक ग्रे में कितने रेड होते हैं? ठीक है, तो 1 ग्रे में 10 रेड होता है, 100 रेड होता है, 1000 रेड होता है, 1 रेड होता है। तो राइट आंसर इज बी, 1 रेड में 1 ग्रे में 100 रेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है 1 सीवट इज इक्वल टू, जैसे रेड का होता है वैसे सीवट का होता है, तो एक सीवट में कितने रैम होते हैं? 10 रैम, 100 रैम, 1000 रैम या 1 रैम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 100 रैम। तो एक सीवट में 100 रैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है द ग्रिड इज इन रेडियोग्राफी। ग्रिड जो यूज़ करते हैं हम रेडियोग्राफी में, क्यों यूज़ करते हैं? स्कैटर रेडिएशन को इंक्रीज़ करने के लिए, बी है रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द फिल्म, या सी है इंक्रीज द पेशेंट डोज, डी है डिक्रीज द इमेज क्वालिटी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी ग्रिड क्या करती है? जो भी लो रेडिएशन होती है, लो इंटेंसिटी की, उसको क्या करती है? इमेज पे फॉल होने से बचाती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस वजह से स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि ग्रिड को किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए बोल रहा है रोंटगन, ऑप्शन बी कूलिज, ऑप्शन सी गॉस्टव बकी, ऑप्शन डी हाउसफेल्ड। तो हम सबको पता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गॉस्टव बकी जी ने इनका खोज किया था ग्रिड का। अब ग्रिड रेशियो क्या होता है? एम्स 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो बोलता है हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस, या बी ऑप्शन है विड्थ ऑफ द लेड स्ट्रिप या हाइट ऑफ द इंटरस्पेस, डी नंबर सी बोल रहा है नंबर ऑफ द लेड स्ट्रिप पर इंच, या नंबर ऑप्शन डी बोल रहा है टोटल हाइट डिवाइडेड बाय टोटल विड्थ। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सो हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप, एक लेड स्ट्रिप की हाइट कितनी है? इसको हम हाइट बोलते हैं, एच हाइट। ठीक है, ये हमारी जैसे ग्रिड लेड वो लगा हुआ है, ग्रिड्स लगे हुए हैं, तो इसका रेशियो कैसे है? इनकी हाइट कितनी है और इनके बीच में कितना इंटर स्पेस है, उसका हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइट इसकी क्या है? हाइट है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर mm जो भी है 5 है, और जो स्पेस है इंटरसेप्ट इंटरवल है वो मान लीजिए 1 है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 5:1। तो ये क्या है? ग्रिड रेशियो। तो हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पॉटर बकी डायाफ्राम इज़ द टाइप ऑफ। पॉटर बकी, क्योंकि बकी के भी बहुत सारे वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो पॉटर बकी जो होता है वो किस टाइप का ग्रिड होता है? स्टेशनरी ग्रिड होता है, मूविंग ग्रिड होता है,
फोकस्ड ग्रिड होता है, क्रॉस्ड ग्रिड होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूविंग ग्रिड होता है। ठीक है, तो वाटर बकेट इज द मूविंग ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है इफ़ द सिड का मतलब होता है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो एम एस मस्ट बी फैक्टर इंक्रीज बाय फैक्टर बाय ऑफ, तो एम एस पे क्या असर होगा? तो यहाँ पे लगता है हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो अगर आप सिड को डबल कर दें तो जो हमारा एम एस है वो क्या हो जाएगा? हमारा एम एस जो हो जाएगा 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है द स्टैंडर्ड सिड यानी कि एफएफडी ऑफ चेस्ट एक्सरे, यानी कि चेस्ट एक्सरेज में एफएफडी जो होता है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, तो वो कितना होना चाहिए? ठीक है, मतलब पेशेंट और हमारा एक्सरे ट्यूब के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? ऑप्शन ए बोल रहा है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 200। तो हम सबको पता है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 180 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम 72 इंच भी बोलते हैं, 72 इंचेस 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है स्टैंडर्ड सिड फॉर टेबल टॉप रेडियोग्राफी। टेबल टॉप रेडियोग्राफी यानी कि जो टेबल होता है, ऊपर एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, जहाँ से एक्सरे निकलता है, और ये हमारा क्या है, टेबल है। तो इस टेबल और एक्सरे के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है 72 इंच, ऑप्शन बी बोल रहा है 40 इंच 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 36 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज 100 सेंटीमीटर हमारा आइडियल डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है द कॉम्पटन इफेक्ट रिजल्ट इन, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? एम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉम्पटन इफेक्ट रिजल्ट मतलब कॉम्पटन इफेक्ट किसका रिजल्ट है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्कैटर फोटोन, नो इंटरेक्शन या पेयर प्रोडक्शन। तो राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है एंड स्कैटर फोटोन होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, कि हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता एक्सरे का और आधा वो स्कैटरिंग में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्री डोमिनेंट एट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट कब होगा? मतलब किस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है? ठीक है, हाई केवीपी करेंगे, लो केवीपी करेंगे, हाई एम में या लो एम में? तो राइट आंसर क्या है इसका? लो केवीपी। लो केवीपी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? लो केवीपी। ठीक है, अगर हाई केवीपी करेंगे, इसका एक लॉजिक समझते, देखिए अगर हाई केवीपी करेंगे तो एक्सरेज की जो पावर होती है बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो पेशेंट को बिना ही इंटरेक्ट किए वो बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्सरे की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एक्सरे की, तो उतनी स्पीड से जाएगा और ये पेशेंट को हमारा क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, तो रेडियोग्राफी इमेजिंग प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें लो केवीपी ही होना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सरे जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। मतलब एक आइडियली लो केवीपी पे हमारा अच्छा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 इज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटोन इज, फोटोन क्या होता है? स्कैटर्ड होता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, पार्शियली एब्जॉर्ब होता है, ये पासिस विदाउट इंटरेक्शन। तो क्या होता है? कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट आंसर बी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फोटोग्राफिक इफेक्ट अच्छी आती है, हमारी इमेज क्वालिटी अच्छी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 द इंटरेक्शन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटर रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। सो जो इंट्रैक्शन होता है जो सबसे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन को बनाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन किसकी वजह से होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, कॉम्पटेंस इफेक्ट होता है, कॉम्पटेंस स्कैटरिंग होती है, पेयर प्रोडक्शन या कोहेरेंट स्कैटरिंग। सो तो राइट आंसर इज़ क्या? राइट आंसर इज़ कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से ही सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है इन द पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक पॉजिट्रॉन, वो भी प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से। कहाँ से? न्यूक्लियस से। तो वो किस एनर्जी लेवल पे निकलता है? रेलवे 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो एनर्जी लेवल कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ऑप्शन बी बोल रहा है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 2.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऑप्शन डी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि पेयर प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहे हैं द फोकसिंग कप इन एन एक्सरे ट्यूब इज लोकेटेड एट। तो फोकसिंग कप कहाँ प्रेजेंट होता है? एनोड पे, कैथोड पे, ग्लास एनवलप पे, फिल्टर। सो राइट आंसर इज कैथोड। कैथोड चाहिए क्यों? क्योंकि देखिए ये कैथोड है ना, और यहाँ एनोड है। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इससे टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं? फोकसिंग कप। तो जो फोकसिंग कप होता है वो क्या करेगा? फोकस कर देगा इलेक्ट्रॉन को ताकि इसी डायरेक्शन में जाए और एनोड से टकराए। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है हमारा फोकसिंग कप जो होता है वो बना होता है हमारा निकल का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोले थे स्पेस चार्ज इफेक्ट इन एन एक्सरे ट्यूब इज। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है एक्सरे ट्यूब में, वो ही पूछ रहा है। सो द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द फिलामेंट दैट रिपल्स न्यू इलेक्ट्रॉन, एक्सेस हीट प्रोडक्शन, सी बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन, डी बोल रहा है एनोड हील इफेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकलता है ना कैथोड से, तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जितने भी नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकलने से रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पेस चार्ज बोलते हैं। तो सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फिलामेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है द हाफ लेयर वैल्यू। ठीक है, तो हाफ एक 10th वैल्यू लेयर होता है और एक हाफ वैल्यू लेयर होता है। ये क्या होता है? एम्स 2020 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है द थिकनेस ऑफ द मटेरियल दैट डबल्स द डेंसिटी, द थिकनेस ऑफ द मटेरियल दैट रिड्यूस द इंटेंसिटी टू द हाफ, एंड सी ऑप्शन बोल रहा है द थिकनेस ऑफ मटेरियल दैट एब्सॉर्ब ऑल रेडिएशन, या डी बोल रहा है द थिकनेस ऑफ मटेरियल दैट इंक्रीज द एनर्जी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है कि मटेरियल की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि वो क्या करे? जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे की वो क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। कितना रिड्यूस करे? वो हाफ हो जाए। ठीक है, तो अगर रेडिएशन 20 वो है मिलीसीवर्ट है, तो मतलब MS है, तो वो क्या होना चाहिए? मटेरियल की थिकनेस इतनी हो कि वो 10 हो जाए, तो ये हाफ हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ वैल्यू लेयर बोलते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड। लाइन फोकस प्रिंसिपल का क्या यूज्ड होता है? इंक्रीज द एक्चुअल फोकल स्पॉट, प्रोड्यूस द स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट वाइल द मेंटेनिंग हीट कैपेसिटी, डिक्रीज द ट्यूब आउटपुट, या डी हेड इंक्रीज द पेशेंट डोज। सो राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस द स्मॉलर इफेक्ट फोकल स्पॉट वाइल मेंटेनिंग द हीट कैपेसिटी। देखिए क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा हीट, जैसे हम लोग एक्सरे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लाइन फोकस प्रिंसिपल का ही प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो एनोड होता है उसमें एंगुलेशन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम फोकल स्पॉट में हम एक्सरे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है लाइन फोकस प्रिंसिपल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 70 इसी से रिलेटेड है कि जो लाइन फोकस प्रिंसिपल में जो होता है उसमें एनोड एंगल कितना दिया जाता है? एंगुलेशन कितना दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हमारा 5 to 7 डिग्री, ऑप्शन बी 12 to 17 डिग्री, ऑप्शन सी 25 to 30 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12 से 17 डिग्री जो हमारा एनोड का एंगल, यानी कि ये एंगल जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका एंगल कितना होता है? 12 से 17 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द डायग्नोस्टिक्स एक्सरे। सो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, कि एक वेव के बीच का कितना डिस्टेंस, वो कितना होता है? बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए 0.01 से लेके 0.1 एंगस्ट्रॉम,
बी है 0.1 से 1 एंगस्ट्रॉम, सी है 1 से 10 एंगस्ट्रॉम, या डी है 10 to 100 एंगस्ट्रॉम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 0.1 से 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना हमारा होता है एक्सरे की वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है द स्पीड ऑफ द एक्सरे। हम सब जानते हैं स्पीड ऑफ द एक्सरे क्या है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर इज बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूब रेटिंग चार्ट इज यूज टू डिटरमाइन। ट्यूब रेटिंग चार्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, पेशेंट डोज के लिए, सेफ एक्सपोजर फैक्टर फॉर द एक्सरे ट्यूब, या फिल्म डेंसिटी के लिए, या ग्रिड रेशियो के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो सेफ एक्सपोजर क्या है हमारा एक्सरे ट्यूब के लिए, उसके लिए हम ट्यूब रेटिंग चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है OFD। OFD का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और फिल्म के बीच के जो डिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, मतलब एक्सरे कैसेट है ये और यहाँ पेशेंट खड़ा है, तो पेशेंट और एक्सरे कैसेट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा रख सके या जितना कम रख सके, इक्वल टू सेड यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या डजन मैटर, इसका कोई इफेक्ट मैटर ही नहीं करता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना हम कम रखेंगे उतना हमारा जो एक्सरे की इमेज है वो अच्छी आएगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि द ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीज विद। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी एक्सरे एक फिल्म होती है उस पर जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है यानी कि फिल्म की क्वालिटी एक तरीके से अच्छी नहीं होती, वो कैसे होता है, स्मॉलर फोकल स्पॉट से होता है, लार्जर फोकल स्पॉट से होता है, इंक्रीजिंग से होता है, या फिर डिक्रीज OID होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जितना ज़्यादा हमारा लार्जर फोकल स्पॉट होगा उतनी ही फिल्म की क्वालिटी और ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है द 15% रूल स्टेट दैट इंक्रीजिंग द KVP बाय 15%। 15% रूल क्या क्या कहता है, अगर हम KVP 15% बढ़ा देंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है डबल द डेंसिटी सो द MS शुड बी हाफ। डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से MS कम हो जाएगा। ऑप्शन बोल रहा है कि डेंसिटी कम हो जाएगी और जो हमारा MS है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता डेंसिटी पे। ऑप्शन डी बोल रहा है रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग MS बाय 15%। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम 15% KVP बढ़ा देंगे तो 15% KVP बढ़ाने पे डेंसिटी डबल हो जाएगी और MS कम हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। इन द 3 फेज एक्सरे ट्यूब द वोल्टेज रिपल इज अप्रॉक्सीमेटली। 3 फेज एक्सरे ट्यूब में जो वोल्टेज रिपल होता है, वोल्टेज रिपल का क्या मतलब होता है, वोल्टेज रिपल का मतलब होता है कि जो हमारी AC करंट होती है, हम क्या करते हैं एक्सरे में AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पूरा का पूरा AC क्या होना चाहिए, DC में चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ AC जो होता है वो DC को ओवरलैप कर देता है, अनवांटेड AC करंट आता है, उसको हम वोल्टेज रिपल कहते हैं। तो कितना होना, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो 3 फेज़ में ना 3 फेज़ एक्सरे जनरेटर होता है उसमें वोल्टेज रिपलिंग देखने को मिलता है। तो वो कितना परसेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली, 100% होता है, 13 से 25% होता है, या 3 से 10% होता है, या 0% होता है। सो राइट आंसर इज़ 3 से 10%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 से 10% हमें रिपल देखने को मिलता है, वोल्टेज रिपल देखने को मिलता है कहाँ पर 3 फेज़ एक्सरे जनरेटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर, जो अच्छे से जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जनरेटर एक्सरे जनरेटर होती है वो वोल्टेज रिपल उनका क्या होता है, 100%, 13%, लेस देन 1% या 50%। तो राइट आंसर इज लेस देन 1%। तो जितनी अच्छी एक्सरे हाई वोल्टेज की जनरेटर होती है वहाँ पे वोल्टेज रिपल कम, बहुत कम देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज लेस देन 1%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है द ऑटो ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑटो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या ऑप्शन डी थर्मियोनिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ इंडक्शन पे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। बाकी जो हमारा क्या बोलते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शंस पे हमारा परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन एक्सरे सर्किट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक्सरे सर्किट में क्या होता है? तो बोल रहा है इंक्रीज़ करता है वोल्टेज एंड डिक्रीज़ करता है करंट, या डिक्रीज़ करता है वोल्टेज इंक्रीज़ करता है करंट, ठीक है, या दोनों ही इंक्रीज़ करता है वोल्टेज और करंट, या डिक्रीज़ करता है वोल्टेज और दोनों ही डिक्रीज़ करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? है वोल्टेज से हम लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ध्यान रखिए, स्टेप अप है, अप का मतलब ज़्यादा होता है, तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इंक्रीज़ क्या करेगा? वोल्टेज या करंट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ क्या करेगा? करंट। वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज द करंट, ठीक है। तो ये जो है हमारा, हमने आज पढ़े हैं क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि पुराने लास्ट ईयर में आए गए क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लोग ये पढ़ के जाएंगे, आप 80-90% क्वेश्चन ऐसे ही आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो ये आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है वो हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग एंड प्रोसीजर्स पे 40 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि लास्ट ईयर में आए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आपके पास तुरंत पहुँच सके। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।